ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में जान लिया था। अभी हम आगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में दो ही चीज़ें पढ़ने को होती हैं जो मेन होती हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत और एक मुग़ल काल। दो ही काल थे मध्यकाल में पढ़ने के लिए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक था, 84 वर्ष तक रहा। उसके बाद खिलजी वंश था 1290 से 1320, 30 वर्ष। फिर तुगलक वंश था 1320 से 1414, 94 वर्ष। सैयद वंश 1414 से 1451, 37 वर्ष जो सब। उसके बाद में लोधी वंश 1451 से 1526, 75 साल तक रहा ये, ठीक है। सबसे लंबे समय तक जो वंश रहा इसमें से देखो तुगलक वंश रहा है, जो मिडिल में आता है 94 ईयर्स। इसको अगर याद रखना है तो याद रखने की एक ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो। गुल गो फॉर गुलाम वंश, खिले फॉर खिलजी वंश, तो फॉर तुगलक वंश, सांस फॉर सैयद वंश, लो फॉर लोधी वंश, ठीक है। ट्रिक है याद रखने की, गुल खिले तो सांस लो। तो सबसे लंबा देखो समय जो रहा है वो तुगलक वंश का रहा है, जो 1320 से लेके 1414 तक था, 94 ईयर्स। सबसे कम जो समय तक शासन हुआ है वो खिलजी वंश का हुआ है, जो 30 वर्ष तक था, 1290 से 1320 तक। अच्छा, अभी आ जाओ भारत पर पहला मुस्लिम हमला 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो अरब का मुसलमान था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भारत पर प्रथम तुर्की मुस्लिम हमला। ये तो तुम्हारा मुस्लिम हमले की बात करता है अगर भारत पर, तो सबसे पहले 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद भारत पर अगर बात करें प्रथम तुर्की मुस्लिम हमला की, तो महमूद गजनवी ने किया था। इसने 17 बार आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर। इसने कन्नौज और मथुरा में जो आक्रमण किया है वो 1018 से 1019 AD में किया है। बुंदेलखंड पे भी इसने आक्रमण किया। बुंदेलखंड में एक चंदेल राजा थे विद्याधर, यही एकमात्र ऐसे राजा थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे, ठीक है। अच्छा, महमूद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगीन, उन्होंने भी भारत पर सफलता पाने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। गजनवी ने गुर्जर प्रतिहारों को भी हराया था, ठीक है। चंदेल संस्थापक जो थे वो नानुक थे। इनका जो राज्य था बुंदेलखंड में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी महोबा थी। अच्छा, महोबा का संबंध अलाउद्दीन से भी है। यहाँ पे महोबा में पान की खेती होती है और पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र भी महोबा में है, ठीक है। अच्छा, 2-3 ये नाम देख लेते हैं। इनका जो पुराना नाम था वो क्या था। बुंदेलखंड का जो नाम था वो जेजा भुक्ति था। श्रावस्ती का नाम शहेत महेत था। गोरखपुर का नाम सोहगौरा था। सारनाथ का नाम ऋषि पत्तनम था। कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज या फिर महोदयश्री था, ठीक है। एक चीज़ देख लेते हैं हम, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो मोहम्मद गौरी के समय भारत में आए थे, ठीक है। गुलाम वंश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सल्तनत काल का गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक मानते हैं वो इल्तुतमिश को मानते हैं। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले दोआब के महत्व को समझा था। दोआब क्या था, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसको दोआब का क्षेत्र बोलते थे, जो बहुत ही वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती थी। गंगा और यमुना के द्वारा उपजाऊ मिट्टी भागे लाई गई थी शुरुआत में, और वो डिपोजिशन से जो एरिया बना था उसको दोआब के नाम से जानते हैं। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले उसके महत्व को समझा था। ये जो इल्तुतमिश था ये बदायूं का सूबेदार था। बदायूं भी दोआब क्षेत्र का ही पार्ट है। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। सबसे पहले दोआब में जो कर की वृद्धि करी थी वो भी इल्तुतमिश ने ही करी थी। अभी आ जाते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। अच्छा, इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी का ही लड़का था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उसकी हत्या इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो देवगिरी से धन लूटकर
कड़ा मानिकपुर में रुका था, जहाँ पे उसकी हत्या अलाउद्दीन के द्वारा कर दी जाती है। अच्छा, इसने भी दोआब कर में 50% की वृद्धि की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आता है। इसने भी दोआब कर में 50% की वृद्धि करी थी, लेकिन अकाल या सूखा पड़ गई थी उस टाइम पे, तो इसने क्या किया था, अमीर को ही जो कृषि विभाग था इसका, वहाँ से किसानों को अनाज उपलब्ध कराया था। ठीक है, अमीर कोई से सोनधर उपलब्ध कराया था, सोनधर भी उपलब्ध कराया था। सोनधर का मतलब था बहुत कम ब्याज दर पर दिया जाने वाला ऋण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां कौन था, जूना खां के किसके नाम से जानते थे, MBT मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं अभी। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना करी थी। जौनपुर जो एरिया था वो शिक्षा, संस्कृति, कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर बन गया था। कौन के टाइम पे, तुगलक वंश के टाइम पे। ठीक है, जौनपुर को ही सिराज हिंद के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, इब्राहिम सरकी जो सरकी साम्राज्य का सम्राट था, उसने ही अटाला मस्जिद और खालसी मस्जिद का और झांझरी मस्जिद का निर्माण कराया था। जौनपुर में सरकी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो हुसैन शाह सरकी था। बहलोल लोदी ने इस साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। लोदी वंश पे आ जाते हैं उसके बाद, तुगलक वंश के बाद में। सल्तनत काल का ये सबसे लास्ट वंश था। इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलवाए। बहलोल लोदी के बाद में देखो आ जाता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में करी। अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली से आगरा 1506 ईस्वी में शिफ्ट की। अपनी कविताओं को ये फारसी में लिखता था, भाषा इसकी गुलरुखी थी। इसने जो कविताएं लिखी हैं वो दो हैं, लज्जते सिकंदरी और फरंगे सिकंदरी। किसकी हैं, सिकंदर लोदी की। फरंगे सिकंदरी जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। इसने 1518 AD में खतौली का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के साथ में। राणा सांगा का इसमें बायां हाथ कट जाता है। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है और सैयद सलार मेला भी वहाँ पे लगता है, ये कहाँ पे है, बहराइच में है। बहराइच ज़िले में है यूपी के। यह एक सैनिक के रूप में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन, सैयद सलार जो थे वो एक सैनिक के रूप में महमूद गजनवी के साथ आया था। अच्छा, अभी देख लेते हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि जब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की गर्दन काटी, वो कड़ा मानिकपुर में जो काटी थी, वो कटे हुए मस्तक से रक्त की बूंदें टपक रही थीं। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया और प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, इन दोनों का संबंध यूपी के बदायूं से है। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म यूपी में बुलंदशहर के बरन में हुआ था। उत्तर प्रदेश और मुग़ल काल, इसमें जो मुग़ल काल, अभी सल्तनत काल ख़त्म हो गया तो अभी मुग़ल काल आ जाएगा। पानीपत का पहला लड़ाई जो हुआ था, अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के, और मुग़ल काल का जो सबसे पहला सम्राट था बाबर, उन दोनों के बीच में 1526 में युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी हो जाता है। तो उसके बाद इंडिया में मुग़ल काल की स्थापना हो जाती है। मुग़ल काल को टोटल मुग़ल काल में 17 बादशाह रहे हैं। इसके लिए जो ट्रिक है याद करने की वो ये है, भाजी सब्जी फौर माशाहब,
भाजी सब्जी फॉर मासा। इसका एक एक वर्ड से इसके एक एक सम्राट को याद किया जा सकता है। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह, जे फॉर जहेंद्र शाह, एफ फॉर फर्रुखसियार, आर फॉर रफ़ीउद्दर्जात, आर फॉर रफ़ीउद्दौला, एम फॉर मोहम्मद शाह, ए फॉर अहमद शाह, ए फॉर आलमगीर टू, एस फॉर शाह आलम टू, ए फॉर अकबर टू एंड बी फॉर बहादुर शाह टू सेकंड। अच्छा, इसमें देख लेते हैं जो इनको भी दो पार्ट में, जो मुग़ल बादशाह थे इनको भी दो पार्ट में जानते हैं हम, दो पार्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। जो पहले तो अर्लियर मुग़ल थे जो बाबर से लेके और औरंगज़ेब तक थे। 1526 बाबर आता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में, और औरंगज़ेब की मौत हो जाती है 1707 में। फिर लेटर मुग़ल्स आते हैं ये 1707 के बाद में, ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रहते हैं। 1707 से लेके 1857 तक 150 साल तक ये शासन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बाबर के बारे में। उत्तर प्रदेश के संभल में जामी मस्जिद का निर्माण इसने कराया था। संभल में उत्तर प्रदेश के आगरा में आराम बाग जो है, इसको नूरे अफ़गान के नाम से भी जानते हैं। यह ज्यामिति विधि पर बनाया गया है। बाबर को इसी बाग में दफनाया गया है। ठीक है, इसके युद्ध के बारे में अगर हमें याद करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक है उसके लिए। पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी और घर गया। पानी फॉर पानीपत का, पानीपत हरियाणा में है, पानीपत का युद्ध करता है। फिर उसके बाद खाना का खानवा, आगरा में गाजी की उपाधि इस युद्ध के बाद ही धारण करता है। चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, चादर फॉर चंदेरी। लास्ट युद्ध जो लड़ता है ये चौथा घाघरा जो है गोरखपुर में पड़ती है। तो जो ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने समस्त अफगानों को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद बाबर के बाद में आता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं ने चुनार के किले पर कब्जा किया था। ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है चुनार। दो प्रमुख युद्ध जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। 1539 का चौसा का युद्ध हुआ था। शेर खां जो शेरशाह सूरी था उसी को शेर खां के नाम से जानते थे। शेर खां ने अपना नाम शेरशाह सूरी किया था। चौसा के युद्ध के बाद में हुमायूं को हराने के बाद में 1539 में कर्मनासा जो नदी है उसके तट को ये पार कर देता है हुमायूं। एक भिश्ती निज़ाम द्वारा इसकी जान बताई जाती है हुमायूं को। एक दिन के लिए आगरा की गद्दी पर भी उसको बैठाता है, और जिस दिन ये उस निज़ाम को गद्दी पर बैठाता है उसी दिन वह चमड़े के सिक्के चलवा देता है। उसके बाद में दूसरा युद्ध जो होता है 1540 में होता है, कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। शेरशाह इसमें जीत जाता है और हुमायूं भारत को छोड़कर ईरान भाग जाता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो होती है उक्का नाम की तोप फटने के कारण होती है। बारूद के ढेर पर कालिंजर जो यूपी के बांदा में पड़ता है वहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। का अंतिम अभियान जो था कालिंजर के शासक कीरत सिंह थर्ड पर था। अब आ जाओ अकबर। हुमायूं के बाद में कौन आ गया? अकबर। अकबर ने फतेहाबाद क्षेत्र बनाया था एक, जो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को फतेहाबाद के नाम से जानते थे। फतेह एक फारसी शब्द होता है, उसका मतलब होता है जीतना। फतेहाबाद का नाम मतलब 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी कर दिया था। 1571 में गुजरात विजय के बाद इसने घोषणा कर दी थी कि फतेहपुर सीकरी में प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया जाएगा, और अपनी राजधानी भी 1573 से 1572 से 73 में आगरा से फतेहपुर सीकरी कर ली थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण प्रारंभ तब हुआ जब अकबर ने 1601 ईडी में असीरगढ़ के राजा मीरन बहादुर को हराया था। ऊंचाई इसकी 53 मीटर है या फिर 176 फीट है। फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। इसी शेख सलीम चिश्ती के अहाते में ही जहांगीर का जन्म हुआ था। बीरबल महल, खस महल, मरियम की कोठी, पंच महल और जोधाबाई महल ये सब फतेहपुर सीकरी में हैं। अकबर ने देखो क्या क्या बनवाया है। इलाहाबाद का किला बनवाया है, आगरा का किला बनवाया है, कौशाम्बी स्तंभ को प्रयाग में लगवाया है इसने। कौशाम्बी से हटा के प्रयाग का नाम बदलकर इसने इलाहाबाद कर दिया था।
अकबर का मकबरा जो है वो आगरा के सिकंदरा में बना हुआ है। नवरत्नों में एक टोडरमल थे जिनका जन्म सीतापुर में हुआ था। ये इनके वित्त मंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री भी यही थे और भू राजस्व मंत्री भी यही थे। ये बीरबल जो थे इनके नवरत्नों में ही शामिल थे। उनकी मृत्यु जो हुई थी यूसुफजई जाति से लड़ते हुए हुई थी। बीरबल का जन्म जो हुआ था यूपी के कालपी में हुआ था। दीन-ए इलाही को अपनाने वाले ये एकमात्र हिंदू थे बीरबल। बीरबल का दूसरा नाम महेश दास था। टोडरमल ने कृषि विभाग में आयन दहसाला पद्धति का शुरुआत किया था। दहसाला पद्धति में क्या था, 10 वर्ष की भू राजस्व प्रणाली थी। इसमें भू राजस्व जो होता था उसमें कितना टैक्स लगने वाला है भूमि पर, ये 10 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। टोडरमल ने ही अपने जीवन की शुरुआत शेरशाह सूरी के समय से की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। इसने बचपन में स्वयं को इलाहाबाद का शासक नियुक्त कर लिया था। जब अबुल फजल जो थे इसे वापस फतेहपुर सीकरी बुलाने पहुंचा तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अबुल फजल ने ही आईन अकबरी लिखी है। आईन अकबरी को अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। इसने 7 वर्ष में ये पूरी की थी लिख के। जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था वो जहांगीर का विरोधी था। इसने खुसरो बाग बनाया था। खुसरो का मकबरा इलाहाबाद में है। आगरा में जो ये खुसरो था इसी ने आगरा में शाह बुर्ज के पास यमुना नदी जहांगीर ने आगरा में जो शाह बुर्ज है उसी के पास यमुना नदी के आसपास में 30 गज लंबी सोने की जंजीर बंधवाई थी जिसमें 60 घंटियाँ लगी थी। न्याय की जंजीर के नाम से इसको जाना जाता था। नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में भारत का बेदाग सफ़ेद संगमरमर का मकबरा बनवाया था। इसको एतमादुल्ला का मकबरा के नाम से जानते हैं जो आगरा में है। ये भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। शाहजहाँ ने आगरा में देखो क्या क्या बनवाया है। मोती मस्जिद बनवाई है, नगीना मस्जिद बनवाई है, शीश महल बनवाया है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। दीवाने आम जो होता था ये फतेहपुर सीकरी में भी है। इसको आम लोगों की सभा के लिए यहाँ पर राजा बैठ के आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे वार्तालाप करता था। दीवाने खास में जो खास लोग होते थे, मंत्री टाइप के आदमी, उसमें भाग लेते थे। आगरा का ताजमहल भी शाहजहाँ ने ही बनवाया है। ताजमहल को बनाने वाले जो थे उस्ताद ईसा थे और अहमद लाहौरी थे। ताजमहल पर में जो संगमरमर पत्थर लगाया गया है वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। शाहजहाँ के बाद में आ जाता है औरंगजेब। मथुरा का जो केशव राय मंदिर है और काशी का विश्वनाथ मंदिर ये औरंगजेब ने दोनों ध्वस्त करा दिए थे। फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब के समय पर ही नेता सूरजमल ने भरतपुर की राजधानी फतेहपुर की थी। ने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब ने ही 2 बार राज्याभिषेक कराया था। एक बार 1658 में आगरा में कराया था, दूसरा 1659 में कराया था दिल्ली में। अपने जो पिता थे औरंगजेब के जो पिता थे शाहजहाँ को आगरा में किले में कैद करवा दिया था इसने। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है और इनको ताजमहल में दफना दिया जाता है। 1613 ईडी में वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। 1732 ईडी में हुए जैतपुर युद्ध के बाद ओरछा शासक छत्रसाल ने झांसी को पेशवा बाजीराव फर्स्ट को सौंप दिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के समय नवीन राज्यों का उदय हो जाता है, जैसे हैदराबाद हो गया, चिनकिलिच खां ने कर लिया इसका फॉर्मेशन, मैसूर में हैदर अली, अवध में सआदत खान, बंगाल में मुर्शिद कुली खान। अवध के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो नवाब था इसका सआदत अली था, फिर सफदरजंग था, फिर शुजाउद्दौला था, फिर आसफुद्दौला था, फिर वजीर अली था और अंतिम जो नवाब था इसका वाजिद अली शाह था। अवध राज्य की जो सीमा थी पश्चिम में, अवध राज्य काफ़ी बड़ा था जिसकी सीमा पश्चिम में कन्नौज से पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैली हुई थी। यह मराठाओं और अंग्रेज़ों के मध्य बफर राज्य के रूप में कार्य करता था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का साथ सआदत खान ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में किया। सआदत खान को बुरहान मुल्क की उपाधि भी प्राप्त हुई। जब इसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में सआदत खान ने मुगल सम्राट का साथ दिया
तो उसने बुरहान मुल्क की उपाधि इसको सादत खान को प्रदान की और 1720 से लेकर 1722 तक आगरा का गवर्नर बनाया। 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। राजधानी इसने फैजाबाद कर ली थी। इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। 1739 ईस्वी में जब ईरान के नेपोलियन के नाम से जिसको जानते थे नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पर हमला किया, वह तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जानते थे एवं कोहिनूर हीरा दोनों ले गया। नोट, सादत खान ने ही नादिर शाह को भड़काया कि यदि वह दिल्ली पर हमला करेगा तो उसे 20 करोड़ तक की संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सादत खान ने नादिर शाह से 20 करोड़ की फिर संपत्ति वसूलने की धमकी दी, जिस कारण सादत खान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सादत खान के बाद में सफदरजंग आ जाता है। सादत खान का कोई पुत्र नहीं था, तो उसका भतीजा या दामाद सफदरजंग को गद्दी प्राप्त हुई और मोहम्मद शाह ने मान्यता प्रदान की। कुछ समय के बाद पटना पर भी इसने सफदरजंग ने अधिकार किया था। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम हमला 1748 AD में जब भारत पर हुआ तो सफदरजंग इसके विरुद्ध लड़ा। सफदरजंग को मुगल बादशाह ने अपना वजीर घोषित कर दिया था। फर्रुखाबाद के बंगस नवाबों और जाटों के विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा था। इसके समय में अवध में कला, शिक्षा, संस्कृति का विकास, हिंदू और मुसलमानो54 में कोई भेदभाव नहीं किया गया। हिंदुओं को भी ऊंचे पद दिए गए, जैसे नवाब राय। लखनवी तहजीब इसी की देन है। 1754 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में तीसरा जो नवाब है शुजाउद्दौला, इसके बारे में देख लेते हैं। यह सफदरजंग का पुत्र था। निर्वासित जो मुग़ल सम्राट शाह आलम II थे, अपने वजीर इमादुल मुल्क से प्रताड़ित थे। शाह आलम II जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने शुजाउद्दौला को अपना वजीर घोषित कर दिया। शुजाउद्दौला ने ही बंगाल के नवाब मीर कासिम को अपने यहाँ पर शरण दी। इसके ही परिणाम स्वरूप 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है। अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में जो थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, बंगाल का नवाब मीर कासिम था और मुग़ल सम्राट शाह आलम II था। 1764 में होता है ये, अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। 1765 में इस युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हो जाती है, जो 1765 की संधि 2 अलग अलग पार्टियों के बीच में होती है। एक तो अंग्रेज़ों और मुग़ल सम्राट शाह आलम II के बीच में होती है, दूसरी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच होती है। अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला से कड़ा इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर शाह आलम II को दे दिए थे। 1773 में हुई बनारस की संधि के तहत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह क्षेत्र 50 लाख रुपए में वापस शुजाउद्दौला को बेच दिया था। इसी संधि से प्रेरित होकर शुजाउद्दौला ने रोहिलखंड पर 1776 में हमला कर दिया। सरदार हाफिज रहमत खां वर्सेस शुजाउद्दौला, इसमें शुजाउद्दौला की जीत होती है। स्थान मीरनपुर कटरा था। अंततः रोहिलखंड भी अवध का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला जो नवाब है अवध का, वो आशुफुद्दौला। ये 1775 में फैजाबाद की संधि होती है, जो वारेन हेस्टिंग्स और आशुफुद्दौला के बीच में होती है। वारेन हेस्टिंग्स ने इसका उल्लंघन किया था, बेगमों को लूटा था और फलस्वरूप इसके ऊपर महाभियोग भी अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया जाता है। इसने जो संधि हुई थी वारेन हेस्टिंग्स ने और आशुफुद्दौला के बीच में, जो ये 1775 की फैजाबाद की संधि हुई थी, इसमें बनारस पर अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता इसने आशुफुद्दौला ने मान ली थी। अवध की बेगमों की सुरक्षा की गारंटी वारेन हेस्टिंग्स ने दी थी। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर ली थी। आशुफुद्दौला ने अंग्रेज़ों से प्रताड़ित था, इसलिए इसने फैजाबाद से लखनऊ कर ली थी। रोज़गार प्रदान करने के लिए 60 फीट का रूमी दरवाज़ा या तुर्की दरवाज़ा भी आशुफुद्दौला ने बनवाया था। मुहर्रम मनाने के लिए बिना स्तंभ का 1784 में बड़ा इमामबाड़ा भी इसने ही बनवाया था। उसके बाद में देखो 2 नवाब और आते हैं, वजीर अली और सादत अली II। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सादत अली के 2 पॉइंट हम देख लेते हैं। इसने गद्दी सर जॉन शोर की मदद से प्राप्त की थी। 1801 में इसने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। अंतिम नवाब देख लेते हैं लखनऊ का, जो वाजिद अली शाह था। यह अंग्रेज़ों का वफादार था, फिर भी लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट को आधार बनाकर इस पर कुशासन का आरोप लगाया। 4 फरवरी 1856 को इसे छीन लिया। वाजिद अली शाह को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया।
वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद बेगम हजरत महल जो थी उनकी बेगम, उन्होंने अपने अल्पवयस्क जो लड़का था बिरजिस कादिर उसको गद्दी पर बैठाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। परिणाम स्वरूप ये 1857 की क्रांति का हिस्सा भी बन गई थी। उत्तर प्रदेश और 1857 की क्रांति के बारे में देख लेते हैं। 1857 के नाम से जो बुक है वो एस एन सेन ने लिखी है। उस समय 1857 की क्रांति के टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन पाल्मस्टन थे और प्रतीक चिन्ह जो था 1857 की क्रांति का वो कमल और रोटी था। इसमें कुछ कथन इम्पोर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे हिंदू प्लस मुसलमानों का षड्यंत्र है, ये जेम्स आउटरम ने और टेलर ने बोला था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ये एली रीज ने बोला था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ये वी.डी. सावरकर ने बोला था। अभी देख लेते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके तात्कालिक कारण क्या थे। गाय और सूअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग हुआ था, इसलिए इससे लोगों में जो सैनिक लोग थे वो, गाय जो थी हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर इस्लाम में पवित्र होता है, तो दोनों ही ये दोनों धर्म को पवित्र करने वाली बात थी। तो इससे बहुत ही असंतोष था सैनिकों में, जिसकी वजह से क्रांति भड़क गई थी। तो सबसे पहला जो विद्रोह होता है देखो 29 मार्च 1857 को होता है, जिसमें 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का जो सिपाही था मंगल पांडे, उसने विद्रोह कर दिया था 29 मार्च 1857 को। अच्छा, मंगल पांडे के बारे में अगर देखें तो उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और 19 जुलाई 1827 को यूपी के बलिया के नगवा नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। जो मंगल पांडे थे इन्होंने दो अंग्रेजी अधिकारियों को गोली मार दी थी, ह्यूडसन और एडजुटेंट बाग को। ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। मंगल पांडे ने जो नारा दिया था वो मारो फिरंगी को नाम से दिया था। पुरानी बंदूक का जो नाम था वो ब्राउन बेस था, लेकिन जो अभी नई बंदूक आई थी जिसमें गाय और सूअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग हो रहा था वो इनफील्ड राइफल के नाम से जानी जाती थी। इसका प्रयोग मेरठ के जो 20 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट और 3 एनसी रेजिमेंट के जो लोग थे उन्होंने भी मना कर दिया था यूज़ करने के लिए। तो इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने तो सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया और सरेआम दंडित किया था। फलस्वरूप जो डी.एस. गुर्जर, धन सिंह गुर्जर नाम के एक नेतृत्वकारी थे, उन्होंने 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू कर दिया। इस क्रांति का जो जनक था वो डी.एस. गुर्जर था। 11 मई 1857 को ये लोग क्रांतिकारी लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां पर बहादुर शाह जफर जो मुग़ल शासक था, अंतिम मुग़ल शासक था, उसको पुनः सम्राट घोषित कर देते हैं और विद्रोह की बागडोर सौंप देते हैं। असली जो आलसी इसकी प्रवृत्ति थी बहादुर शाह की, तो जल्द ही विद्रोह का दमन हो जाता है। अभी जो बहादुर शाह जफर का कमांडर इन चीफ था जनरल बख्त खां था। यहाँ पे जो दिल्ली पे जो दमन करता थे अंग्रेज़ी जो हुकूमत के जो अंग्रेज़ जो थे दमनकर्ता वो थे निकलसन एंड हडसन थे। देखो अभी 1857 की क्रांति के बारे में कुछ स्थान और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखो लखनऊ की जो नेतृत्वकर्ता थी वो बेगम हजरत महल थी। कानपुर के नाना साहब थे। इलाहाबाद के लियाकत अली थे। बनारस के लियाकत अली थे। फर्रुखाबाद के तफज्जुल हुसैन थे। फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला थे। फतेहपुर के अजीमुल्ला थे। मथुरा के देवी सिंह थे। मेरठ के कदम सिंह थे। गोरखपुर के गजोधर सिंह थे। गोरखपुर को ग से याद रख सकते हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और तंता टोपे थे। बरेली के खान बहादुर खान थे। दमनकर्ता देख लेते हैं। कर्नल नील ने कहाँ पे दमन किया था? बरेली में, मथुरा में, इलाहाबाद में और बनारस में। ठीक है, इसका जो तोपची था कर्नल नील का, उसका नाम विंसेंट आयर था। जनरल यूरोज ने झांसी और ग्वालियर में दमन किया था। झांसी का जो नेतृत्वकर्ता थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर के तांत्या टोपे थे। तांत्या टोपे के पिता का नाम रंगराव टोपे था। असली नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से भी जानते थे। इनका क्रांति का जो केंद्र था बेठूर था। नाना साहब के सेनापति ही तांत्या टोपे थे। ठीक है,
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ होता है। जनरल यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था कि यह सभी सोए सैनिकों में अकेली मर्द थी। कानपुर लखनऊ में जो दमनकर्ता थे वो कैंपबेल थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। इन्होंने हेनरी लॉरेंस जो अंग्रेज़ी अधिकारी था उसको दौड़ा दिया था। अपने 2200 सिपाहियों के साथ रेजिडेंसी में छुप गया था और सभी को जला के मार दिया था। आग लगवा दी थी रेजिडेंसी में बेगम हजरत महल ने। अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 का पुरस्कार रखा गया, इसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। इसने क्या कहा था देखो, जिसके कारण 50,000 का पुरस्कार रखा अंग्रेज़ों ने। इसने बोला था कि सिर्फ इन अंग्रेज़ काफिरों को के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर सभी हिंदुस्तानी लोग, तो ये स्वतः ही भाग जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद या प्रयागराज में बनाया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी प्रयागराज में ही पढ़ा गया था। अब इस घोषणा पत्र में देखो ये चीज़ें थी। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। समस्त शक्तियाँ भारत सचिव को सौंप दी गई थी। गवर्नर जनरल को वायसराय घोषित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी। सेना में भर्ती दोबारा से होना स्टार्ट हो गया था। इसके लिए रॉयल आयोग और पील कमीशन गठित किए गए थे, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि अभी जो सेना है उसका स्ट्रक्चर में सुधार करने की ज़रूरत है। पहले जो रेशियो हुआ करता था भारतीय सैनिकों का और अंग्रेज़ी सैनिकों का वो इस तरह से था, यूरोपीय सैनिक 1 होता था तो उसके लिए 5 भारतीय सैनिक थे। अभी 1857 की विद्रोह के बाद में एक कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यूरोपीय और जो अंग्रेज़ और भारतीयों का जो रेशियो था उसमें एक अंग्रेज़ के साथ में 2 भारतीय लोगों को कर दिया बंगाल में, और पूरे बंगाल को छोड़ के बाकी देश में एक अंग्रेज़ के लिए 3 भारतीय लोगों का अपॉइंटमेंट होता था, भारतीय सैनिक का। ठीक है, अभी 2 विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। एक 1816 में बरेली विद्रोह हुआ था। इसमें क्या है, ज़बरदस्ती अंग्रेज़ लोग चौकीदारी कर वसूलना चाहते थे। उसके चक्कर में वहाँ बरेली के लोगों ने विद्रोह किया था। प्रमुख नेता इसके मोहम्मद मुफ्ती ऐवाज़ थे। 1817 में विद्रोह हुआ था, अलीगढ़ विद्रोह। इसी मालगुजारी के ऊपर हुआ था। मालगुजारी कर को बढ़ाने के विद्रोह में बड़े बड़े तालुकदारों या जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था। प्रमुख नेता दयाराम और भगवंत सिंह थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।